पसंदीदा चैनल CNBC आवाज की बादशाहत कायम। बजट के दिन बजट भाषण और बजट के पूरे हफ्ते आवाज सभी बिजनेस न्यूज चैनल में सबसे आगे, हिंदी प्रतियोगी से भी दुगुना बड़ा। अब मोबाइल कंपनी और सुपरमार्केट चेन भी खोल सकेंगे बैंक। रिजर्व बैंक ने जारी किए 2 अलग तरह के बैंक लाइसेंस के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS ने पेश किया अनुमान से बेहतर नतीजे। पहली तिमाही में मुनाफे में काफी कम गिरावट। कंपनी की बिक्री 22,000 करोड़ रुपए के पार। अनुमान से खराब रहे बजाज ऑटो के नतीजे आए और मुनाफे में मामूली बढ़त। 2 दिन की तूफानी तेजी के बाद हिट का बाजार। सेंसेक्स निफ्टी मामूली बढ़त पर बंद, लेकिन छोटे मझोले शेयरों में अच्छी खरीदारी। पूरे देश में गड़बड़ हो सकती है पावर की सप्लाई। NTPC के 6 प्लांट में बचा है सिर्फ 2 दिन का कोयला। बिजली और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से मांगी मदद। दिल्ली में बिजली दर का फॉर्मूला बदला। दरों में 8.25% तक की बढ़ोतरी, लेकिन 6 से 8% तक का फ्यूल सरचार्ज हटा। 400 यूनिट से कम खपत पर सस्ती पड़ेगी बिजली। और माइक्रोसॉफ्ट में फिर चली छटनी की तलवार। कंपनी दुनिया भर से करीब 18,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। नोकिया के होंगे 12,500 कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आइए डालते हैं नजर कुछ और हेडलाइंस पर। पूरे देश में सक्रिय हुआ मॉनसून। पिछले दिनों पश्चिम भारत में तेज बारिश से सुधरी स्थिति। जल्द ही सीधे रेल मंत्री तक पहुंचेगी गंदगी और खराब खाने की शिकायत। फिलहाल दिल्ली, मुंबई, अगस्त क्रांति राजधानी समेत 5 ट्रेनों में फीडबैक ले रहा है रेल मंत्रालय। मलेशियन एयरलाइंस का एक और विमान हादसे का शिकार। एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा विमान यूक्रेन में क्रैश। विमान में 295 लोग थे सवार। और दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के किराए में 40% तक की भारी कटौती। और मोदी सरकार के डिजिटल फोकस के बाद इंटरनेट कंपनियों के बीच लाइसेंस पाने की होड़। 60 कंपनियों को मिला लाइसेंस और 20 कंपनियां दौड़ में। आने वाले दिनों में अगर आपको सुपरमार्केट स्टोर में बैंक की ब्रांच दिखे तो चौंकिएगा नहीं। रिजर्व बैंक ने आज नए तरह के बैंक लाइसेंस के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब मोबाइल कंपनियां और सुपरमार्केट चेन भी छोटे बैंक खोल सकेंगे। इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, 2 अलग तरह के बैंक लाइसेंस जारी होंगे, क्या डिटेल्स हैं? तो ये 2 अलग अलग तरह के लाइसेंस इसलिए है क्योंकि जो छोटे बैंक होंगे वो डिपॉजिट भी लेंगे और लोन भी देंगे, लेकिन वो एक लोकल एरिया में होंगे, एक सीमित क्षेत्र में उनका कारोबार होगा। उस एरिया से बाहर जाकर के वो अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो उनके नंबर ऑफ ब्रांचेस या नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो थोड़े सीमित हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो पेमेंट बैंक है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि अंदाज़ा ये लगाया गया है कि कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी संस्था जिसके जगह जगह पे पहले से ही जो फैली हुई हो, तो वो पेमेंट का काम कर सकती है। मोटे तौर पे डिपॉजिट लेना और फंड ट्रांसफर करना, ये एक काम होगा जो ये बैंक कर रहे होंगे। पेमेंट बैंक जैसे कि नाम से ही साफ है, ये ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। लोन देना इनके काम में शामिल नहीं होगा। किसी तरह का क्रेडिट रिस्क ये नहीं ले रहे होंगे, बल्कि अपने एक नेटवर्क का एक बैकबोन का इस्तेमाल करके पैसों का लेन देन कर रहे होंगे मोटे तौर पे। प्रदीप, लेकिन यहाँ पर ये बताएं कि छोटे बैंक का लाइसेंस कौन कौन ले सकेंगे? तो जाहिर है कि जो कंपनियां पहले से ही हैं, जो एंटिटीज पहले से ही हैं, उनके लिए मौका होगा। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि छोटे बैंक बनाने का लाइसेंस किसको मिलेगा, तो लोकल एरिया बैंक जो पहले से काम कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो पहले से काम कर रही हैं, NBFC, सोसाइटीज, उन सभी के लिए यहाँ पर एक मौका होगा। लेकिन साथ ही साथ जो लोग ऐसे लोग जिनको 10 साल का अनुभव है बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो भी एक फ्रेश लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। वैसे ही आप देखिए, अगर आप पेमेंट बैंक पे नजर डालें तो जिस भी एंटिटी की काफ़ी ब्रांचेस हैं, जैसे कि PSUs, कोऑपरेटिव्स, कोई भी और कंपनी, सुपरमार्केट चेन, क्योंकि कई जगह पे वो फैली हुई है, उनके जगह जगह पे अगर आउटलेट्स हैं, मॉल्स हैं,
तो उन सारे एक्सेस पॉइंट के तौर पे वो काम कर सकते हैं और इसका वो पूरा इस्तेमाल कर सकती हैं। मोबाइल कंपनीज पेमेंट बैंक के तौर पे काम कर सकती है क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर बहुत खास जोर दिया गया है। फंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए आसान किया जा सकता है, तो मोबाइल कंपनियां भी पेमेंट बैंक के तौर पे काम कर सकती हैं। एनबीएफसीज तो हैं ही, तो जाहिर है कि नए लोगों को भी मौका मिल रहा है और साथ ही साथ जो कंपनियां पहले से हैं, जो एंटिटीज पहले से हैं, उनको भी एक नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट कराने की कोशिश हो रही है, उस एक नए ढांचे के तहत लाने की कोशिश हो रही है। जी शुक्रिया प्रदीप। और अश्विन पारिक एडवाइजरी सर्विस के अश्विन पारिक ने बैंकिंग सेक्टर में इस रिफॉर्म को एक एक्सपेरिमेंट की तरह बताया है। उनके मुताबिक फाइनेंशियल इंक्लूजन के हिसाब से एक अच्छा कदम है। इंक्लूजन के हिसाब से बड़ा फैसला है। पेमेंट्स बैंक का संबंध है, जैसे हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जिनके 1,60,000 से ज्यादा टच पॉइंट्स हैं या तो ऑफिसेज हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, तो उनके लिए पेमेंट्स का मतलब एक एक्सटेंशन सेविंग्स का तो उन लोग कर ही रहे हैं। सेविंग्स बैंक तो ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक करके तो है ही है इनका, तो एक पेमेंट्स का एक एडिशनल सर्विस दे पाते हैं, उनके पास में अच्छी सी टेक्नोलॉजी है। तो मैं देखता हूं कि कई ऐसे दावेदार आगे आ सकते हैं जो पेमेंट्स में शायद इंटरेस्ट बताएं। स्मॉल लोन्स का भी यही होगा। लोकल एरियाज बैंक हमने देखे, लोकल एरियाज बैंक में इनिशियली जो 10 लोगों ने आगे आके लाइसेंस लिए थे, आज हम देख रहे हैं कि 2 या 3 उसमें से अभी तक कार्यरत है, बाकी के सब बंद हो चुके हैं। तो ये एक तरह से मैं इसको एक रिफॉर्म को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखना चाहूँ। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने अनुमान से काफी बेहतर नतीजे पेश किए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का तिमाही दर तिमाही मुनाफा 4.5% गिरकर 5,057 करोड़ रुपए पर आ गया है, लेकिन अनुमान 4,500 करोड़ रुपए से भी कम का था। डॉलर आय के मोर्चे पर भी कंपनी अनुमानों से बेहतर साबित हुई है। पहली तिमाही में टीसीएस की डॉलर आय 350 करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गई है, जो कि अनुमान से 2 करोड़ डॉलर ज्यादा है। रुपए में अगर आय की बात करें तो ये 21,500 करोड़ से बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। एबिट मार्जिन भी 29% से घटकर 26.25% पर आ गया है, लेकिन ये भी अनुमान से बेहतर रहा है। कंपनी ने प्रति शेयर निवेशकों को 45 रुपए डिविडेंड देने का ऐलान किया है। नतीजों को विस्तार से समझने के लिए अब बात करते हैं अपने सहयोगी आशीष वर्मा से, जो टीसीएस पर काफी करीब से नजर रखते आए हुए हैं। आशीष, बताइए कि नतीजों की एनालिसिस आप कैसे करेंगे और साथ ही अगर बूस्ट की बात करें तो कहां से बूस्ट मिला है रिजल्ट्स को? एक बार फिर से डिलीवर करता हुआ और सबको मेरे ख्याल से पॉजिटिवली सरप्राइज किया इन नंबर्स में, और इन नंबर्स में हाईलाइट रही है वॉल्यूम ग्रोथ। सबकी उम्मीद से कहीं बेहतर 5.7% सीक्वेंशियल, यानी कि तिमाही दर तिमाही वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिली है। और इंटरेस्टिंगली जो वॉल्यूम में ग्रोथ आई है, इसको लार्जली ड्राइव करा है आईटी सर्विसेज ने। दूसरा बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया है मार्जिन्स के फ्रंट पे, जो बेहद हेल्दी नजर आएंगे और स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए नजर आएंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्जिन्स में करीब 345 बेसिस पॉइंट्स की कमजोरी आएगी, और 3 की फैक्टर्स थे उसके पीछे। एक, कर्मचारियों की वेतन में जो बढ़त करी थी, दूसरा डेप्रिसिएशन पॉलिसी में जो बदलाव आना था, और तीसरा करेंसी का इंपैक्ट हावी होता हुआ नजर आता। लेकिन मार्जिन्स में केवल 285 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव है। तो काफी हद तक कंपनी ने जो प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद टीसीएस ईक आउट कर सकता है, इस बार उससे शायद फायदा मिलता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली जैसे हम लगातार मेंटेन कर रहे थे, एक इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ इस कंपनी ने इस बार डिलीवर करी है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है फिर से डिमांड आउटलुक को लेकर। स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है उन्होंने कि बेहद स्ट्रांग पाइपलाइन है इस टाइम पे कंपनी के पास। तो इस नए फिस्कल ईयर की शुरुआत मजबूत हुई है और शायद ऑल सेट लग रही है कंपनी, जैसे उसने लगातार मेंटेन करा था। FY14 से कहीं बेहतर FY15 होगा। इस पॉजिटिव स्टार्ट के बाद लग रहा है कि ऑब्वियसली शायद FY15 कहीं बेहतर परफॉर्मेंस ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। तो ऑल इन ऑल एक थम्स अप इन नंबर्स को। शुक्रिया आशीष। और बाजार के जानकारों को भी टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही लग रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी के मुताबिक लार्ज कैप आईटी शेयरों के बीच आईटीसी आउट परफॉर्मर हो सकता है। TCS has delivered on the top line with a 5.5% dollar revenue growth. जहां तक EBIT मार्जिन का सवाल है, आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर एट 26.5%. और इसकी एक 2 खास कारण हैं। आई थिंक एक 200 बिप्स का इम्पैक्ट हम देख रहे थे, मोर और लेस हैपनिंग फ्रॉम वेज हाइक्स।
और 100 बिप्स का एक रूपी अप्रिसिएशन की वजह से देख रहे थे, विच वुड हैव गॉट ऑफसेट विद अराउंड 60 बिप्स इम्पैक्ट विद द क्रॉस करेंसी। तो मोटा मोटी आई थिंक एबिट मार्जिन इज इन लाइन। फैक्ट में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन एक बहुत मार्जिनल फिगर है। ये स्टिल एन अक्यूमुलेटिव रेटिंग। हमें अभी भी लगता है कि पेकिंग ऑर्डर थियरी में टीसीएस एक अच्छा आउट परफॉर्मर हो सकता है विद इन द लार्ज कैप आईटी। आई थिंक वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू आवर टारगेट्स ऑफ अराउंड 10-12% फ्रॉम द करंट लेवल्स। आई थिंक 2550 2600 इज स्टिल व्हाट वी आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ टीसीएस टारगेट प्राइस ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। लेकिन मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट और कमेंट्री देखने के बाद वी माइट रिवाइज द टारगेट। बजाज ऑटो ने पहली तिमाही के खराब नतीजे पेश किए हैं। नतीजों के बाद बजाज ऑटो में 2% का दबाव देखने को मिला। पहली तिमाही में बजाज ऑटो के मुनाफे में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। ये 738 करोड़ रुपए से बढ़कर महज 740 करोड़ रुपए हुई है, जबकि अनुमान लगाया गया था कि मुनाफा 13% से ज़्यादा रहेगा। वहीं आय में भी करीब 7% की बढ़त दर्ज की गई है। मार्जिन के फ्रंट पर भी निराशा ही हाथ लगी है। ये 18.5% से घटकर 17.5% हो गई है। मार्च अंत तक 30,000 जा सकता है सेंसेक्स। क्यों है जानकारों को ये भरोसा, बताएंगे ब्रेक के बाद। और आपके प्यार और लगाव से बजट वाले दिन और हफ्ते में आवाज सभी बिजनेस चैनलों में नंबर 1। आवाज में क्या है अलग, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आपका फेवरेट बिजनेस न्यूज चैनल सीएनबीसी आवाज लगातार 10वें साल बजट के दिन नंबर 1 पर कायम रहा। बजट के दिन ही नहीं, वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान भी आवाज के मुकाबले कोई नहीं था। बजट के पूरे दिन आवाज हिंदी प्रतियोगी के मुकाबले दुगना बड़ा रहा, यानी आवाज के 67% के मुकाबले हिंदी प्रतियोगी को सिर्फ 33% लोगों ने देखा। यही नहीं, सभी बिजनेस चैनल मिलकर भी सीएनबीसी आवाज से पीछे थे। बजट के दिन ही नहीं, बजट के हफ्ते में भी सीएनबीसी आवाज सबके आगे रहा। ईटी नाउ के मुकाबले आवाज को 8 गुना ज्यादा दर्शकों ने देखा। एनडीटीवी प्रॉफिट के मामले में यह आंकड़ा 15 गुना था और ब्लूमबर्ग टीवी से तो आवाज 197 गुना ज्यादा बड़ा था। आवाज की यह बादशाहत लगातार 10 सालों से बरकरार है और इस कामयाबी के सबसे बड़े हकदार है आवाज के दर्शक, यानी आप, जिन्होंने हमें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं सीएनबीसी आवाज के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया। संजय जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां। बजट के दिन सीएनबीसी आवाज फिर नंबर 1, मगर इस बार फासला जबरदस्त रहा है। आप इन नंबर्स के बारे में क्या कहेंगे? आपको भी बहुत मुबारक हो और सीएनबीसी आवाज़ की हमारी पूरी टीम को बहुत मुबारक हो। एक तरीके से कह सकते हैं कि 10 साल के बाद वही रिकॉर्ड हम फिर से कायम कर रहे हैं, तो नया क्या है। हम तो एक तरीके से बोर हो गए हैं कि इससे भी बड़ी उपलब्धि दर्शकों की तरफ से दर्शकों के लिए हम कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएनबीसी आवाज़ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम ये नहीं कहते कि हम कुछ बनाते हैं और दर्शकों को बताते हैं। हम वही बताते हैं जो दर्शक जानना चाहते हैं, दर्शक जिसके बारे में सोचते हैं और आगे की सोचते हैं। इसीलिए पिछले कई वर्षों की ऑफरिंग के बाद जब हम इस उद्घोष वाक्य के साथ आए कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा, तो ये वो सारी बात कैप्चर कर लेता है कि इतने शोर शराबे के माहौल में जो पूरा सामाजिक, सार्वजनिक, राजनीतिक और मीडिया विमर्श है, उसके बीच में सीएनबीसी आवाज़ साफ सुथरे ढंग से देश की समृद्धि की कहानी लिखने में, दर्शकों की समृद्धि की कहानी लिखने और बताने में किस तरह से आगे है। इसी आशीर्वाद के कारण शायद हम लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। बिल्कुल, लेकिन संजय जी, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सारे बिजनेस चैनलों की दौड़ में और आवाज़ जो है सरताज बना हुआ है, अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे से। आखिर आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है और क्या खासियत है आवाज़ की? चूंकि हम दर्शकों की आवाज़ लगातार सुनते हैं, तो इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वक्त जो है उसमें लोग बहुत आगे होते हैं। राजनीति पीछे होती है, मीडिया भी पीछे होता है। हमने शायद 2005 में जब ये चैनल लॉन्च किया था तो लोगों ने कहा था कि ये वक्त के आगे की चीज़ है, बिल्कुल आगे की चीज़ थी। इसीलिए पिछले वर्षों में लगातार अगर आप नोटिस करेंगे कि जो बज़वर्ड आज इस्तेमाल हो रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, एसएमई एंटरप्रेन्योरशिप, राइज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, इस प्रकार के विषयों पर हम लगातार पहले से काम करते आए हैं। आपको पता होगा कि फ्यूचर सिटीज़ ऑफ इंडिया का एक सिलसिला, एक अभियान हमने 2011 में शुरू किया था। इसी प्रकार से दलित इंटरप्राइज के उभार की कहानी हमने 2010 में शायद बताई होगी। और इसी प्रकार से छोटा बिजनेस बड़े सपने, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए तो ये चैनल लगातार 10 साल से इनका डीएनए रहा है हमारा, और उस पर हम लगातार काम करते रहे हैं। इसी प्रकार
विचार से उत्तर उदय पर ध्यान देना जरूरी है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों की आजकल बदले हुए राजनीतिक माहौल में बड़ी चर्चा होती है। यहाँ क्या बदलाव आ रहा है, कौन सी बड़ी ग्रोथ की कहानी यहाँ से लिखी जाने वाली है, ये बात तो हमने 2010 से बताना शुरू की थी। तो हमको लगता है कि वक्त से पहले और वक्त के आगे क्या होने वाला है, इसको लीड करने की कोशिश करते हैं हम अपने दर्शकों के बूते। संजय जी, आखिर में आवाज से जुड़े स्टेक होल्डर्स को इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने स्टेक होल्डरों से सबसे पहले तो दर्शकों से कहना चाहते हैं कि सीएनबीसी आवाज देश का सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव चैनल है। आप ही हमारे एडिटोरियल को शेप करते हैं। दूसरा ये भी बताना जरूरी है धन्यवाद के साथ कि हर महीने जिसको हम कहते हैं टाइम की रेटिंग में CS4+, उसमें 2.83 करोड़, करीब 3 करोड़ लोग महीने में औसतन हमको देखते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। किसी भी बड़े अंग्रेजी प्लेटफॉर्म से, प्रिंट का हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, उसके सामने बहुत बड़ा नंबर है ये। आखिरी बात हम ये कहना चाहते हैं उन स्टेक होल्डर से जो कि राजनीति में है, बिजनेस में है, उनको ये जानना चाहिए कि समय बहुत कीमती होता है। तो जिस सेम टारगेट ऑडियंस को आप अपनी बात कहना चाहते हैं, संबोधित करना चाहते हैं, अपने कीमती समय का ध्यान रखिए और ये सोचिए कि किसी ET नाउ या किसी ब्लूमबर्ग या किसी NDTV पर जो समय वो देते हैं, वो वक्त की कितनी बड़ी बर्बादी है। भारत हिंदी बोलता है, इंडिया हिंदी बोलता है, दूसरी भारतीय भाषाएं बोलता है, लेकिन कुछ अंग्रेजीदान लोग जो हैं इस देश में, जो निर्णय करते हैं, मीडिया प्लान बनाते हैं, एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनको ये नई बात अब तो समझनी ही पड़ेगी। ये हम विनम्रता के साथ आपको बताना चाहते हैं। बिल्कुल, और सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ संजय जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार की। 2 दिनों की जबरदस्त दौड़ लगाने के बाद आज बाजार में थकान साफ दिखाई दी। सेंसेक्स निफ्टी कल के स्तरों के आसपास ही घूमते हुए नजर आए। हालांकि दिग्गजों की सुस्ती के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के जोश पर असर नहीं पड़ा। पूरा दिन कैसा रहा आज कारोबार, बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। 2 दिनों की तेजी के बाद आज भारतीय बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हुए और ज्यादातर वक्त पूरे दिन के दौरान हरे निशान में ही ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन रेंज काफी छोटी थी और इस छोटी रेंज में काफी उतार चढ़ाव भी नजर आया। फाइनली लगातार तीसरा सेशन था जब निफ्टी ग्रीन बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी और ज्यादा बेहतर दिखी। मिड कैप इंडेक्स के लिए लगातार चौथा दिन था मजबूती का और वो भी 1.25% के आसपास की। स्मॉल कैप इंडेक्स पर नजर डालिए, यहां पर तेजी और बेहतर होती हुई दिखी है और यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर नजर आई। फिर लगभग 1000 के आसपास शेयर मजबूती के साथ बंद हुए। वॉल्यूम्स आज थोड़े कम थे क्योंकि ट्रेडिंग रेंज छोटी थी, उस लिहाज से 2.5 लाख करोड़ के आसपास के वॉल्यूम होते हुए दिखे। लेकिन आज की तेजी को लीड करने का काम किया मेटल शेयरों ने। हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSPL और सेसा स्टेरलाइट, चारों ही निफ्टी के स्टॉक काफी तेजी से ऊपर आते हुए दिखे और पावर स्टॉक्स में भी बड़ी तेजी बनती दिखी। खासतौर से DERC की तरफ से दिल्ली में टैरिफ बढ़ाने के खबरों के दम पर यहां पर तेजी होती नजर आई। NTPC और टाटा पावर काफी मजबूती के साथ बंद हुए। बैंक शेयरों में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक जहां पर FIs की लिमिट बढ़ाकर अब 40% की है, यहां पर तेजी बनती हुई दिखी। इसके अलावा सीमेंट शेयरों में एक बड़ा उछाल आज आते दिखा। ग्रासिम, अल्ट्राटेक, ACC तीनों ही बड़े गेंस के साथ बंद होते नजर आए। वहीं फार्मा शेयरों में चुनिंदा खरीदारी नजर आई। लुपिन, सिप्ला, फाइजर पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी पर चढ़ने वाले दूसरे शेयरों का जिक्र करें तो कोल इंडिया, यहां पर 3% की बड़ी तेजी बनी। टेक महिंद्रा और टाटा मोटर्स भी पॉजिटिव बंद हुए। कमजोरी की बात करें IDFC, जहां पर FIs की लिमिट 51.5% से 50% कर दी RBI ने, उसके बाद स्टॉक पर 2 दिनों की तेजी पर लगाम लगी। DLF और TCS के आज नतीजे आने वाले शाम को, उससे पहले यहां पर कमजोरी देखने को मिली और DLF में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। बड़े ट्रेड्स आज होते दिखे, काफी बड़े सौदे। महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगभग 1 करोड़ 20 लाख शेयरों का सौदा होता दिखा। 3% के नुकसान के साथ स्टॉक बंद हुआ। हालांकि अपनी बड़े सौदे की जो प्राइस थी 1161, वहां से ऊपर बंद हुआ। रेपको होम फाइनेंस में भी लगभग 18% हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी और AB मनी में भी बड़े सौदे होते नजर आए। खबरों के दम पर बड़ा एक्शन दिखा। क्रॉम्पटन, जिन्होंने अपने कंज्यूमर कारोबार को अलग करके लिस्ट कराने की योजनाओं पर विचार किया जाएगा, इस खबर के बाद 13% की तेजी वहां हुई। TTK प्रेस्टीज पर क्रेडिट स्विस की तरफ से एक बड़ा अपग्रेड आया, स्टॉक 10% उछला। MCX और FT दोनों स्टॉक पॉजिटिव थे। FT ने MCX में अपनी हिस्सेदारी ओपन मार्केट में बेची है, उसके बाद दोनों ही स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखी है।
नतीजों का सीजन चल रहा है। कल बाजार बंद होने के बाद सीएमसी और लक्ष्मी विलास बैंक के नतीजे आए और नतीजों के दम पर एक्शन दिखा और लक्ष्मी विलास बैंक ने 50 रुपए में राइट्स इश्यू लाने की भी घोषणा की। आज जो नतीजे आए, बजाज ऑटो के नतीजे कमजोर रहे और उसके अलावा डीबी कॉप और गृह फाइनेंस भी नतीजों के बाद थोड़ी कमजोरी के साथ बंद हुए, लेकिन वक्रांगी लिमिटेड नंबर्स के बाद 8% के बड़े उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि तेजी का मोमेंटम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज भी बरकरार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी थोड़े से ठंडे होते हुए दिखे। और जानकारों के मुताबिक बाजार में अभी काफी तेजी बाकी है। सेंसेक्स मार्च अंत तक 30,000 का स्तर दिखा सकता है। I think our view has been that the market is in a structural bull run. You get these sorts of markets once in 10 years, where for a good 3-4 year period, the Indian market rallies very strongly as market participants discount a 10-year economic recovery. I think we're in the middle of such a run, and our Sensex target has been for some time now. Our FY15 year-end Sensex target has been 30,000. और देश में गंभीर बिजली संकट की आशंका, गहराई क्या है मुश्किल, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और माइक्रोसॉफ्ट में फिर चली छटनी की तलवार, कहां से निकाले जाएंगे कर्मचारी, ये भी देखिए आगे। पूरे देश में भी पावर सप्लाई का संकट छा सकता है। एनटीपीसी ने सरकार से कहा है कि कोयले की कमी की वजह से उसके 6 प्लांट कभी भी बंद हो सकते हैं। उनके पास कोयले का मुश्किल से 2 दिन का कोयला बचा है। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। लक्ष्मण, जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर कोयला प्लांट की आखिर स्थिति क्या है और एनटीपीसी ने क्या चेतावनी दी है? देखिए, एनटीपीसी चेयरमैन ने पावर सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उनके 6 पावर प्लांट बहुत ही भयानक संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि वहां पे कोयले की भारी किल्लत हो गई है। इन 6 पावर प्लांट में मुश्किल से 2 दिन का कोयला बचा हुआ है। उनमें से 3 पावर प्लांट की बात करें तो वहां पे मुश्किल से 1 दिन का कोयला बचा हुआ है। और ये जो 6 पावर प्लांट है उसमें खासतौर से रिहाद, विंध्याचल, सीपत, सीमांध्री, रामागुंडम और सिंगरौली। और इन 6 पावर प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता कहें तो 17,000 मेगावाट है। और इस चिट्ठी में भी कहा गया है कि अगर किसी भी वजह से कोयले की सप्लाई में थोड़ी बहुत भी अगर बाधा पैदा होती है तो इस पूरे पावर प्लांट से उत्पादन लगभग ठप हो जाएगा और फिर एक बड़े क्षेत्र में अंधेरा छा सकता है, बिजली का संकट गहरा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा अलार्म एनटीपीसी की तरफ से, जो सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, उसकी तरफ से दिया गया है। लेकिन जब हमने ये छानबीन की बाकी पावर प्लांट का क्या हाल चाल है तो हमने पाया कि 100 थर्मल पावर प्लांट में से 27 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां मुश्किल से 4 दिन या 4 दिन से भी कम का कोयला है, जिसको तकनीकी भाषा में सुपर क्रिटिकल पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन में पहुंच चुका है ये 27 पावर प्लांट, यानी बाकी पावर प्लांट की भी हालत बहुत खराब है। इस मुद्दे पर पहले लोकसभा में ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया, फिर बाहर निकलकर जब संवाददाताओं से बात करते उन्होंने कहा तो उसमें पूरा ठिकरा उन्होंने पिछली सरकार पर फोड़ दिया और कहा कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह यह है कि पिछली सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी देने में कोयला माइनिंग को बहुत देरी की और इसका एक खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि खासतौर से यहाँ पे गो नो गो का जो प्रावधान किया गया था पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश की तरफ से, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि कंप्रिहेंसिव एनवायरमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स यानी सेपी की वजह से यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यानी इन तीनों वजह अगर नहीं होते तो शायद हालात इतने बदतर नहीं होते। अब वो किसी न किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि माइन से जितना ज्यादा कोयला का उत्पादन हो सके और लोगों तक पहुंच सके। और आइए सुनते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का। सरकार अपने कार्य में लगी हुई है, किस प्रकार से अलग अलग माइंस का उत्पादन बढ़ाया जाए, किस प्रकार से सभी पावर स्टेशंस के कोयले का स्टॉक एनहांस किया जाए, उसके लिए जो काम करना पड़ेगा, जो उचित कदम उठाने पड़ेंगे, उसमें सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। कुछ राज्यों की समस्याएं हैं, अलग अलग राज्यों का अगर सहयोग मिले तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले 1 साल 2 साल में कोयले के प्रोडक्शन की गति को बढ़ा सकेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट में छटनी की तलवार चली है। अमेरिका की इस दिग्गज आईटी कंपनी ने दुनिया भर से करीब 18,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। ये संख्या माइक्रोसॉफ्ट के
कुल वर्कफोर्स का 14.5% है। छट्टी का यह फैसला भारतीय मूल के सत्य नाडेला के सीईओ बनने के बाद हुआ है और उन्होंने ही इसका ऐलान किया। 18,000 में से 12,500 कर्मचारी नोकिया के होंगे, जिसका माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रैल में अधिग्रहण किया था। सत्य नाडेला ने कहा कि जॉब कट की ये प्रक्रिया 6 महीने में पूरी की जाएगी। नाडेला ने इस फैसले को कठिन लेकिन कंपनी के लिए जरूरी बताया है। मलेशियन एयरलाइंस का एक और विमान हादसे का शिकार हो गया है। यह हादसा यूक्रेन में रूस की सीमा के पास हुआ है। विमान एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर के सफर में क्रैश हुआ है। बोइंग 777-200 के इस विमान में 280 यात्रियों सहित कुल 295 लोग सवार थे और एजेंसी से मिली खबरों के मुताबिक पूर्वी यूरोप में इसे मिसाइल से उड़ा दिया गया है। ये वो इलाका है जहां रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। दोनों इलाकों के लड़ाके एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं। और दिल्ली मेट्रो में लापरवाही का एक मामला सामने आया है। यहां चलती मेट्रो में ट्रेन के दरवाजे खुले रह गए थे। ये घटना सुबह 9:40 पर हुई, जब अर्जनगढ़ से घिटोरनी जा रही इस मेट्रो ट्रेन का बायां दरवाजा खुला था और ट्रेन पूरी रफ्तार में चल रही थी। इसी दौरान एक यात्री ने इस पूरे घटना को अपने मोबाइल में शूट कर लिया। घटना के सामने आने के बाद दिल्ली मेट्रो ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही ट्रेन के प्रारंभिक जांच के आधार पर इसके लिए ट्रेन ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और दिल्ली में बिजली की दरें 8.25% तक बढ़ी, लेकिन दिल्ली वालों पर क्यों नहीं होगा ज्यादा असर, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में जमकर बारिश के आसार, पूरी खबर देखिए आगे। दिल्ली में कम बिजली का इस्तेमाल करने वालों के लिए अब बिजली सस्ती पड़ेगी, यानी जो कंज्यूमर 400 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं उन्हें पहले से कम बिजली बिल देना पड़ेगा। दिल्ली में बिजली रेगुलेटर DERC ने दरों का फॉर्मूला ही बदल दिया है। दरों में 8.25% तक की बढ़ोतरी की है, लेकिन 6 से 8% तक का फ्यूल सरचार्ज खत्म कर दिया है। जो इंक्रीज किया गया स्लैब वाइज, वो जो 0 से 200 की स्लैब है और 200 से 400 की स्लैब है, उनके में 2.5% का इंक्रीज हुआ है। जो 390 था 0 से 200 का, उसका 400 हो गया, 10 पैसे बढ़ा है, विच इज 2.5%। और 200 से 400 का 580 था, वो 595 हो गया है, 15 पैसा उसमें बढ़ा है, विच इज अगेन 2.5%। तो उनका जैसे 8% अगर PPAC लग रहा था जो हट गया, उसके बजाय 2.5% बढ़ गया। तो नेट इफेक्ट उसका होगा कि उनका बिल कम हो जाएगा। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में दिल्ली का बजट पेश करेंगे। बिजली के अलावा और कहां होगा सरकार का फोकस, इसी पर बात करने के लिए अब जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा से। अतुल, ये बताएं कि कल दिल्ली बजट में क्या खास ऐलान हो सकते हैं? दिल्ली का बजट कल वित्त मंत्री अरुण जेटली पार्लियामेंट में पेश करेंगे और सूत्रों का कहना है कि इस बजट में सरकार की तरफ से बिजली पर सब्सिडी का ऐलान हो सकता है, क्योंकि ये सब्सिडी जो मिल रही थी दिल्ली के लोगों को पावर टैरिफ पर, वो 1 अप्रैल के बाद बंद हो गई। इससे पहले 49 दिन की अपनी सरकार में अरविंद केजरीवाल ने 200 के स्लैब और 400 के स्लैब पर सब्सिडी के जरिए बिल को करीब आधा कर दिया था और लोगों को बड़ी राहत हुई थी। लेकिन सरकार अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद और 1 अप्रैल के बाद, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट किया गया था केजरीवाल सरकार की तरफ से, वो केवल पिछले वित्तीय वर्ष तक के लिए था और 1 अप्रैल से ये सुविधा खत्म हो गई। अब माना जा रहा है कि क्योंकि सरकार पर दबाव है और आज जो टैरिफ बिजली के बढ़े हैं उसका इंपैक्ट कम करने के लिए सरकार की तरफ से इस सब्सिडी का फिर ऐलान किया जा सकता है। अगर सब्सिडी की बात करें तो 1 रुपए यूनिट अगर सब्सिडी दी जाती है केवल 200 यूनिट के स्लैब में, तो इससे जो है यहाँ पर सरकार पर जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा वो तकरीबन 262 करोड़ रुपए का पड़ेगा। और अगर
₹1.20 पर यूनिट की सब्सिडी दी जाती है 200 के स्लैब में, और इसके बाद हर स्लैब के मुताबिक 80 पैसे अगर सब्सिडी बढ़ाई जाती है, 80 पैसे की सब्सिडी दी जाती है, तो इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सरकारी खजाने पर सब्सिडी का 390 करोड़ रुपए पड़ेगा। लेकिन देखना ये होगा कि सरकार फिलहाल कल बिजली सब्सिडी पर कितनी राहत देती है दिल्ली के लोगों को। इसके अलावा जो ऐलान होंगे इसमें वो फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसके बारे में ब्यौरा होगा, साथ ही डिपार्टमेंट वाइज जो एलोकेशन की जा रही है उसका ब्यौरा इस बजट में होगा। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जो उनका जो स्टेटस है उसके बारे में डिटेल होगी, और नए प्रोजेक्ट के लिए फंड एलोकेशन की बात होगी। इसमें खास तौर से अपने आम बजट में केंद्र सरकार ने 700 करोड़ रुपए दिल्ली को दिए हैं, 200 करोड़ रुपए बिजली के ट्रांसमिशन को सुधारने के लिए और 500 करोड़ रुपए पावर सप्लाई वाटर सप्लाई के लिए। तो ये अहम होगा देखना कि इस एलोकेशन को डिपार्टमेंट वाइज कैसे एडजस्ट किया गया है। हालांकि ये तय है क्योंकि प्रेसिडेंट रूल है दिल्ली में, लिहाजा नए टैक्स इंपोज नहीं किए जाएंगे इस बजट में। शुक्रिया अतुल सारे डिटेल्स के लिए। और दिल्ली मेट्रो से एयरपोर्ट तक का सफर करने वालों को राहत मिली है। डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराए में 40% की कटौती कर दी है। एयरपोर्ट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक की इस लाइन पर अब न्यूनतम किराया 20 रुपए होगा, जबकि पहले ये 30 रुपए था। वहीं अधिकतम किराए को 180 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। मानसून अब पूरे देश में सक्रिय हो गया है। कल पश्चिम भारत के कई इलाकों में हुई तेज बारिश से स्थिति काफी हद तक काबू में आती हुई दिखाई दे रही है। इस सीजन के दौरान अब बारिश में कमी का अंतर सिर्फ 36% रह गया है और एक दिन पहले ये 40% था। देश के कुल 36 में से 9 इलाके सामान्य बारिश के दायरे में आ गए हैं, और यानी देश के करीब 20% इलाके में सामान्य बारिश हुई है। आपको बता दें कि पश्चिमी भारत के कई इलाकों में इस हफ्ते सामान्य से काफी ज्यादा बारिश हुई है। खास करके गुजरात में कल सामान्य से 56% ज्यादा बारिश हुई है। विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में सामान्य से करीब 250% ज्यादा बारिश हुई है, और भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने के अंत तक देश के ज्यादातर इलाकों को सामान्य बारिश के दायरे में आने की उम्मीद है। साथ ही दिल्ली और आसपास के राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो हरियाणा हो, ईस्ट राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश आएगी। फिर भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत भारी बारिश आएगी या कोई झमाझम बारिश आ जाएगी, लेकिन एक अच्छा स्पेल बारिश का ये अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी उत्तर पश्चिम भारत के जो राज्य हैं उनमें होगा। और आईसीआईसीआई बैंक क्या मुंबई से हैदराबाद शिफ्ट कर रहा है अपना बैक ऑफिस, बताएंगे आगे। और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में सुधार के संकेत, कितनी बढ़ी ग्रोथ, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ऑटो सेक्टर के साथ कंपोनेंट इंडस्ट्री भी ग्रोथ की पटरी पर वापस लौटने लगी है। इंडस्ट्री को इस साल 4 से 6% ग्रोथ की उम्मीद है। हालांकि इस सेक्टर में निवेश का दौर फिर शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा। पिछले 2 साल से बुरे दौर से गुजर रही ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ने अब जाकर राहत की सांस ली है। जून में ऑटो सेक्टर के डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करने के बाद अब कंपोनेंट इंडस्ट्री ने भी कारोबारी साल 2014-15 में 4 से 6% ग्रोथ की उम्मीद जताई है। इंडस्ट्री को भरोसा है कि वित्त वर्ष 15-16 में कंपोनेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंच जाएगी। 2 व्हीलर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ की वजह से 2 व्हीलर के कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों ने अपना विस्तार शुरू कर दिया है, जिसके चलते इस साल इंडस्ट्री में करीब 4000 करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा और अगले साल ये बढ़कर 7000 से 8000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। This year we are hopeful that with the new government or with the new budget announcement and excise duty cut continuing, growth जरूर आएगा इस साल में। So about 7,000 to 8,000 crores, about $1.5 billion will be the investment next year. इस साल में around will be around $700 million. एकमा यानी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि वित्त वर्ष 2013-14 इंडस्ट्री के लिए सबसे बुरा साल रहा है। इस दौरान कंपोनेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ 2% तक घट गई। 2008-9 की मंदी के दौरान भी इंडस्ट्री फ्लैट ग्रोथ हासिल करने में कामयाब रही थी। पिछले साल इस सेक्टर में निवेश भी वित्त वर्ष 2012-13 के मुकाबले आधे से भी कम रहा। इंडस्ट्री का कहना है कि घरेलू डिमांड कम होने के अलावा एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट बढ़ने से भी नुकसान हुआ है। इसलिए अब इंडस्ट्री अच्छी तकनीक वाले पार्ट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।
उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से की जा रही कोशिशों और एक्साइज ड्यूटी में कटौती जारी रहने से इस फेस्टिव सीजन तक कंपोनेंट इंडस्ट्री अपनी पूरी क्षमता पर वापस लौट आएगी। अतुल मिश्रा, दिल्ली। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक अपना बैक ऑफिस अब मुंबई से हैदराबाद शिफ्ट कर रहा है। हमारे संवाददाता कविता कृष्णन को मिले एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैंक बैक ऑफिस के साथ अपने कर्मचारियों को भी हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी में है। आईसीआईसीआई बैंक में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। हैदराबाद के गच्चीबावली इलाके में देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने 40 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाया है, जिसे वो अपने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बने इस ऑफिस के तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। हैदराबाद के इस नए हब में बैंक का सारा बैक ऑफिस और कॉल सेंटर का काम किया जाएगा। बैंक मुंबई और देश के दूसरे शहरों से अपने कुछ ऑपरेशंस को यहाँ शिफ्ट करेगी। प्रोसेस शुरू हो भी चुका है और खबर है कि करीब 700 कर्मचारी हैदराबाद शिफ्ट कर चुके हैं। हालांकि कुल कितने कर्मचारी यहाँ शिफ्ट होंगे और इसमें कितना वक्त लगेगा, ये अब तक साफ नहीं है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बैक ऑफिस एम्प्लॉइज को हैदराबाद शिफ्ट करने का ऑप्शन दिया है। जो एम्प्लॉय ऐसा नहीं कर पाएंगे उन्हें बैंक में ही किसी दूसरे फंक्शन या किसी दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि इसके चलते कुछ एम्प्लॉइज ने नौकरी छोड़ी है। हालांकि इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर पाए हैं। बहरहाल आईसीआईसीआई बैंक अपने हैदराबाद ऑफिस के लिए कुछ एम्प्लॉइज को शिफ्ट करेगा तो कुछ फ्रेश हायरिंग भी करेगा। इधर बैंक ने एक स्टेटमेंट में माना है कि वो कुछ जॉब्स हैदराबाद शिफ्ट कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक अपने कुछ नॉन कस्टमर फेसिंग जॉब्स को किराए के ऑफिस से अपनी गच्चीबावली ऑफिस में शिफ्ट कर रहा है। इसके लिए 1% से कम एम्प्लॉय को रीलोकेट किया जाएगा। बैंक कफ परेड या बीकेसी में अपने प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर बीकेसी में ही बना रहेगा। कुछ ऑपरेशंस को हैदराबाद शिफ्ट करने में आईसीआईसीआई बैंक को कई फायदे हैं। एक तो सीधे सीधे किराया बचेगा और दूसरा बैंक अपने बढ़ते स्टाफ स्ट्रेंथ के लिए भी प्लानिंग कर रहा है। फिलहाल बैंक के बीकेसी ऑफिस में सिर्फ 15 से 20 हजार लोग ही एक साथ काम कर सकते हैं। कविता कृष्णन, मुंबई। गुजरात खासतौर पर अपने एमएसएमई कृषि और दूध उत्पादन के लिए देश भर में मशहूर है। ऐसे में किसानों और ग्रामीण महिलाओं को उनके कारोबार के प्रति जागरूक करने के लिए यस बैंक और हिंदू बिजनेस लाइन ने मिलकर एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है लाइवलीहुड सिक्योरिटी। इस पहल के तहत आज अहमदाबाद में एक सेमिनार भी हुआ जहां गांव के लोगों की मदद करने से लेकर सरकार से मदद मांगने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सेमिनार में यस बैंक ने बताया कि गुजरात में कृषि और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए वो अपनी शाखाएं बढ़ाने वाला है। गुजरात में फिलहाल यस बैंक की 45 शाखाएं हैं जिन्हें बढ़ाकर 75 किया जाएगा। कम से कम अगले साल तक हमारी 75 ब्रांचेस होंगी और उसमें से 50% सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में होंगे। और किस्म किस्म के हम एक पायलट्स बनाएंगे क्योंकि अगर जो हमारा बैंक प्रायोरिटी सेक्टर करता है वो एक लाइवलीहुड सिक्योरिटी देख के करता है। गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स दिए हैं वो ये सारा टारगेट कैसे अचीव किया जाए और प्रायोरिटी सेक्टर में फार्मर्स हुए या कॉटेज इंडस्ट्रीज के वर्कर्स हुए या फिर छोटे उद्योग हुए इसको कैसे ज़्यादा लोन दिए जाए उस पर हमारा ध्यान रहेगा। और अब सीधे रेल मंत्री से होगी गंदगी और खराब खाने की शिकायत। क्या है सरकार का एक्शन प्लान, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। तो मानसून सीजन के साथ ही शुरू हुई सेल की बारिश। ऑनलाइन शॉपिंग क्यों है सेल का ज्यादा फायदा देने वाला, बताएंगे आगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 6 साल की मासूम बच्चे के साथ गैंगरेप की खबर आई है। ये घटना स्कूल में हुई और गैंगरेप का आरोप स्कूल के ही 2 कर्मचारियों पर लगा है। स्कूल के मालिक के मुताबिक आरोपी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। इस जघन्य वारदात से नाराज अभिभावकों ने स्कूल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने स्कूल के दरवाजे उखाड़ फेंके और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारे लगाए। He promised he will come out today. He has not yet come out, and we are still wanting him to come out and address the parents that the real concern, what are the real concern from our side, and he has not yet come out. School management should take complete responsibility, and he has to come here and address us. He has to mention that
he has to convey to everybody who is sitting here that they take the responsibility and they should improve the situation here. I just want him to come out and own up. Own up. This is his school. He has to come and say that, okay, something has like this happened here. I am sorry for it. That is something he has to own up. Unless he owns up, I am not going to move from here. अगर आप रेल सफ़र के दौरान गंदगी या खाने की ख़राब क्वालिटी से परेशान हैं तो अब आपको मौका मिल सकता है सीधा रेल मंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचाने का। खाने पीने और साफ सफाई से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए रेल मंत्रालय पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 ट्रेनों में यात्रियों के बीच सर्वे कर रहा है। रेल सफर के दौरान सफाई की हालत और ट्रेन में परोसे जाने वाले खाने की घटिया क्वालिटी मुसाफिरों को सबसे ज्यादा खलती है। भारतीय रेल में रोजाना 52 लाख से ज्यादा प्लेट खाने की खपत है, लेकिन खाने की दिनों दिन गिरती क्वालिटी से जुड़ी ढेरों शिकायत रेल मंत्रालय को मिल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए अब रेलवे खुद यात्रियों से फीडबैक ले रहा है। वो यात्री जो IRCTC के जरिए ई-टिकट बुक कराते हैं, उनके फोन नंबर पर सीधे बात कर रेल मंत्रालय यात्री दिक्कतों का जायजा ले रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 ट्रेनों में ये सर्वे किया जा रहा है। ये ट्रेनें हैं दिल्ली वडोदरा पश्चिम एक्सप्रेस, दिल्ली कर्नाटक KPK संपर्क क्रांति, दिल्ली जम्मू झेलम एक्सप्रेस, दिल्ली मुंबई अगस्त क्रांति और दिल्ली वाराणसी शिवगंगा एक्सप्रेस। रेल मंत्रालय की इस पहल के बारे में रेल मुसाफिरों का क्या कहना है, इसका जायजा लेने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और मेरे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक नई पहल रेल मंत्रालय की ओर से की जा रही है कि अब यात्रियों से सीधा पूछा जाएगा कि उन्हें साफ सफाई या खाने पीने से कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये हम अच्छे तरह से देखते हैं, ये अच्छा है कि पर इसका असर कितना होगा वो पता नहीं हमें। वो रेल मंत्रालय हमारे फीडबैक का क्या करते हैं उन पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं कि अब आपसे सीधा फीडबैक अगर मांगी जाती है कि आपको खाना पीना अच्छा लगा या नहीं लगा, प्लेटफॉर्म पे कोई गंदगी तो नहीं थी, ट्रेन में साफ सफाई थी या नहीं, तो आपको लगता है कि अच्छी पहल है? नहीं, बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी पहल है। इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा रेलवे में और खासकर यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, जितनी भी परेशानियाँ दूर होंगी, क्योंकि हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकेंगे रेल मंत्रालय से। रेल बजट में रेल मंत्री ने यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए इन्हें दुरुस्त करने का भरोसा दिया है। IRCTC इस सर्वे की रिपोर्ट हफ्ते भर में रेल मंत्री और चेयरमैन रेलवे बोर्ड को सौंपेगा। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर रेल मंत्रालय आगे का रोड मैप तैयार करेगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल शुरुआत 5 ट्रेनों से की गई है और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो इसे सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। और मानसून सीजन के साथ ही शुरू हो जाती है सेल की बारिश। ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन शॉपिंग, सेल की बहार हर जगह दिख रही है। अगर आप ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं और स्टाइल से भी समझौता नहीं करना चाहते तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग। अपैरल ब्रांड एलन सोली हो या फिर बीबा, फुटवेयर ब्रांड कैटवॉक हो या फिर सुपर प्रीमियम ब्रांड गेस या बॉस, सभी एक से बढ़कर एक ब्रांड्स आपसे बस एक क्लिक दूर हैं। ये है ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा फायदा। सोने पर सुहागा ये है कि इन पर मिलने वाले डिस्काउंट भी स्टोर शॉपिंग से कहीं बेहतर हैं। तभी तो सेल सीजन में भी शॉपर्स शोरूम में जाने की बजाय अपने रूम से ही ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ई रिटेलर्स की दिनों दिन बढ़ती सेल्स ग्रोथ इसका सबूत है और मॉनसून सीजन में ये ग्रोथ ऑनलाइन प्लेयर्स के लिए मुनाफे की बारिश कर रही है। एंड ऑफ सीजन सेल के समय देखें तो ये ग्रोथ और बढ़ जाता है। तो रफली अगर मैं देखूं तो ओवरऑल ई कॉमर्स में इस दौरान, ज़रूरी नहीं कि यही दौरान रहे, जब हम कैंपेन करते हैं तब भी ये देखा जाता है, बट 250 से 350% का ग्रोथ देखा जाता है जब भी हम कोई एक बड़ा कैंपेन जिसमें एक एंड ऑफ सीजन सेल भी इंक्लूडेड है, जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं। रिटेल स्टोर और ऑनलाइन साइट्स के बीच मॉनसून सीजन सेल में सस्ते की होड़ लगी है, जहां ई रिटेलर्स का पलड़ा भारी दिख रहा है। शुरुआत करते हैं मोबाइल फोन से। iPhone 4S की ऑनलाइन कीमत है 21,120 रुपए, वहीं स्टोर में ये आपको करीब 25,000 रुपए में मिलेगा, यानी ऑनलाइन शॉपिंग पर करीब 7% का फायदा। अब बात करें अपैरल ब्रांड एलन सोली की। इसके विमेन शर्ट पर शोरूम में आपको 2,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि ऑनलाइन आप इसे 1,499 रुपए में खरीद सकते हैं। मैंगो की ड्रेस शोरूम में डिस्काउंट के बाद 3,000 रुपए के मिल रहे हैं, ऑनलाइन आपको 1,900 से 2,500 रुपए तक में मिल जाएंगे। फुटवेयर ब्रांड्स कैटवॉक के प्रोडक्ट्स में भी आपको शोरूम और ऑनलाइन कीमत में 7 से 10% का अंतर देखने को मिलेगा।
हैंडबैग के प्रीमियम ब्रांड्स जैसे हाई डिजाइन में भी 30% तक छूट मिल रही है। ई-टेलिंग एक्सपर्ट भी मानते हैं कि शोरूम और ऑनलाइन बाइंग का फर्क खत्म होता जा रहा है, क्योंकि शोरूम में आपको सिर्फ पुराने स्टॉक पर ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में आपको हर कैटेगरी पर ऑफर मिलता है। ऑनलाइन का बेनिफिट ये होता है, आपको बाहर नहीं जाना, आपको पार्किंग का इश्यू नहीं, आपको टाइम का इश्यू नहीं है कि किस दिन किस टाइम आप शॉपिंग कर रहे हो, और आपको एक बहुत बड़ी रेंज ऑनलाइन इमीडिएटली मिल जाती है जो कि किसी भी स्टोर में पॉसिबल नहीं है। सो ऑनलाइन इज अबाउट कन्वीनियंस, ऑफ कोर्स प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन इज अबाउट अवेलेबिलिटी। हाल ही में शोरूम रिटेलर्स ने सीजन एंड सेल नहीं बढ़ाने का फैसला किया है, यानी आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक और वजह मौजूद है। साफ है कि स्टोर शॉपिंग के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग में है समझदारी, क्योंकि यहाँ न सिर्फ आपको बेहतर डिस्काउंट बल्कि बेहतर ब्रांड चॉइस भी मिलेंगे। श्रीमी चौधरी, मुंबई। कविता, एज अ शॉपिंग एक्सपर्ट आपको लगता है कि सेल की बात तो अलग है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग कभी भी वो ऑफलाइन दुकान में शॉपिंग के एक्सपीरियंस को रिप्लेस कर सकेगा? अगर कंफर्ट की बात करें तो साफ तौर से ऑनलाइन शॉपिंग का मज़ा ही अलग है। आप अपने कंफर्ट, अपनी टाइमिंग के हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप स्टोर में जाएंगे, लोगों की भीड़ में कपड़े देखेंगे, ट्रायल करेंगे, तो उसका मज़ा भी अपना अलग ही है, खासतौर से अगर हम महंगे डिज़ाइनर कपड़ों की बात करें तो। चलिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मौके तो बहुत है शॉपिंग करने के लिए। तो इसी के साथ आवाज़ एट 9 में इतना ही, लेकिन याद कीजिए अगर आप इस शो को फिर से देखना चाहते हैं या किसी भी शो को आप मिस कर चुके हैं CNBC आवाज़ पर, आप देख सकते हैं हिंदी moneycontrol.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।